हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, जैसा कि टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज हम लोग अटल पेंशन योजना एपीवाई के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या क्या बातें करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि क्या है ये, कैसा प्रोडक्ट है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, और अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अप्लाई कर दिया तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो प्रीमियम कैसे पे करेंगे और उनकी उनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या है। ठीक है, और विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, और डेथ केसेस क्या क्या होंगे, अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, और अंत में टैक्स बेनिफिट क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्या है। ठीक, तो ये एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये गारंटीड पेंशन स्कीम है। गारंटीड का मतलब है यहाँ पर जो भी आप पेंशन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे मंथली, और पेंशन अमाउंट यहाँ पर कौन कौन से हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, यही 5 अमाउंट है। इनमें से एक पेंशन अमाउंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस अमाउंट वो उतनी आपको गारंटीड मासिक पेंशन, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब वो आपकी 60 साल के बाद पर मंथ इतनी पेंशन आपको मिलेगी। इसमें गारंटीड क्या है, गारंटीड ये है कि जितना आपने चुनाव किया जिस अमाउंट का, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी कॉर्पस ज़्यादा बन गई होगी या कॉर्पस आपको ज़्यादा पेंशन दे सकता है तो आपको उससे ज़्यादा भी पेंशन मिलेगी। ठीक है, 5,000 मिनिमम तो आपको मिलनी तय ही है अगर आपने 5,000 का चुनाव किया हुआ है। अब इन्हीं अमाउंट के आधार पर और आपकी एज के आधार पर, ये जो पेंशन अमाउंट है और आपकी एज, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके प्रीमियम कितनी होगी। अब प्रीमियम को जानने के लिए इनका एक एज मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है अपनी वेबसाइट पर। एज और ये पेंशन अमाउंट की मैट्रिक्स दी हुई, वहाँ से आप अपनी एज के अकॉर्डिंग आप अपनी पेंशन अमाउंट और अपनी एज के हिसाब से आप अपना कंट्रीब्यूशन अमाउंट देख सकते हैं कि आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए इतना पता चल गया कि पेंशन स्कीम है और सभी लोग, और इसमें कौन कौन से लोग भागीदारी कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, इवन एनपीएस जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एपीवाई के लिए। पर इसका मेन फोकस रहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, कि वो लोग तो इस पेंशन को ज़रूर से ज़रूर लें, क्योंकि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम रहती नहीं है और वो जब काम करने के लायक नहीं बचते हैं तो उनको उनके पास कोई पेंशन का प्रोविज़न भी नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके लिए इसमें अमाउंट इतने छोटे रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सारे सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 से 40 के बीच में है और जिनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है। अब सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है आपके बैंक में भी और आपके पोस्ट ऑफिस में भी, कहीं पर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पेंशन के लिए। सेविंग बैंक अकाउंट होना मस्ट है और उसकी उम्र 18 से 40 के ही बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। ठीक है, अब अगर आप एलिजिबल भी हैं और आप इस योजना का लाभ भी उठाना चाहते हैं, इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं ये जानते हैं। अप्लाई करने के 2 मोड हैं, एक ऑनलाइन मोड है, एक ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी आपका एसबीआई अकाउंट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड में क्या है, ऑनलाइन मोड में जिस बैंक में भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी नेट बैंकिंग का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी फाइनेंशियल ईयर में एक नया ऑनलाइन चैनल के थ्रू एक नई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, EAPY, जैसे कि एनपीएस में ENPS अप्लाई कर सकते थे। और ये पूरी तरीके से आधार डिपेंडेंट है, मतलब इसमें आधार के थ्रू KYC होगी, उसके थ्रू KYC करके आप APY में अकाउंट खोल सकते हैं। केवल और केवल एक व्यक्ति एक ही APY अकाउंट खोल सकता है, दूसरा नहीं खोल सकता है। तो ये हो गया ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स की बात। अब इसमें अगर आपने अप्लाई भी कर दिया, अकाउंट खुल गया, तो आप इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे या मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू आपके सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा हर मंथ या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली 6 महीने में। ठीक है, तो ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी, तो इसीलिए सेविंग बैंक होना अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी 3 दी हुई है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इसके अलावा इसमें ईयरली का कोई ऑप्शन अभी तक तो नहीं है, नो ईयरली ऑप्शन है इसमें। तो इसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली मतलब 6 माही किस्त दे सकते हैं, 3 महीने में किस्त दे सकते हैं एक बार, या हर महीने दे सकते हैं।
पर प्रेफर ये कीजिए कि हाफ ईयरली किस्त दीजिए, क्योंकि अगर 6 मंथली किस्तों को मिलाया जाए और एक हाफ ईयरली किस्त को मिलाई जाए तो हाफ ईयरली किस्त कम ही बैठेगी 6 मंथली किस्तों के मुकाबले। इसलिए इसमें थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस होता है, पर हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस इज़ देयर। तो हाफ ईयरली ही इसको लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते तो मंथली ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार है। अब ये हमने कंट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली। अब विड्रॉल केसेस, क्या हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 60 साल की आयु पूरी करने के पहले पॉसिबल है। आप इसमें इस एक योजना से आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको वो लोग, आपका कॉर्पस जो आपकी इकट्ठा हुई होगी विद रिटर्न, जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा प्रीमियम्स प्लस अलॉन्ग विद द रिटर्न्स, जो आपकी कॉर्पस में रिटर्न आए होंगे वो मिला करके आपको वापस कर दी जाएंगी। हाँ उसमें जो उनके चार्जेज होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है, चार्जेस वगैरह काट करके आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आपने 60 की एज पूरी कर ली है तो फिर आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। उसमें एक साथ कॉर्पस नहीं मिलेगी, आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। जितना आपने दिया होगा अमाउंट सेलेक्ट किया होगा कि जितनी पेंशन हर मंथ आपको मिलने तय होगी उतनी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, मान लीजिए सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए उसने 60 साल नहीं पूरी किए हैं सब्सक्राइबर ने और उसकी डेथ हो गई, तब क्या होगा? तब ये होगा कि नॉमिनी, इसमें जो नॉमिनी होता आपका स्पाउस डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होता, और एक और नॉमिनी अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी स्पाउस डिफ़ॉल्ट नॉमिनी रहेगी। तो अगर 60 साल के पहले सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती तो स्पाउस को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप या तो कंटिन्यू कर सकते हैं इस पेंशन को। तो कंटिन्यू करने का क्या आशय है यहाँ पर, ये मतलब है कि वो सब्सक्राइबर की ही तरह जब तक कि वो 60 का नहीं पूरा हो जाएगा तब तक वो आपका स्पाउस आपके बिहाफ पर प्रीमियम कंट्रीब्यूट करता रहेगा। और जब वो 60, अगर जिस समय सब्सक्राइबर 60 का पूरा होता उसी समय के बाद से जब उसको पेंशन मिलनी शुरू होती उसी समय के हिसाब से स्पाउस को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें स्पाउस के नाम पर एक अलग APY का अकाउंट खोला जाएगा और वो कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर। दूसरा ऑप्शन है कि स्पाउस ये कह दे कि उसे कंटिन्यू नहीं करनी है और उसे पूरी कॉर्पस जो भी इकट्ठा हुई है विद रिटर्न वो उसे वापस कर दी जाए, जितनी भी प्रीमियम के हिसाब से इकट्ठा हुई है, जमा हुई हैं, ठीक है। अगर दोनों की डेथ हो जाती है स्पाउस प्लस सब्सक्राइबर की, तब नॉमिनी को केवल एक ही ऑप्शन रहता है कि उसको कॉर्पस अपनी मिल जाएगी, ठीक। और अगर 60 साल के बाद सब्सक्राइबर डेथ होती, मतलब कि पेंशन रिसीव कर रहा था, पेंशन ले रहा था, उसकी डेथ हो जाती, तब क्या होता है? तब स्पाउस को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है सब्सक्राइबर की जगह पर। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती तब पूरी कॉर्पस नॉमिनी को मिल जाएगी एक साथ। तो कुल मिलाकर के इसमें यही पता चला कि हर केस में अगर नॉमिनी, जो कि डिफ़ॉल्ट नॉमिनी के अलावा जो सेकंड नॉमिनी होगा, उसको केवल और केवल कॉर्पस ही मिलेगी सब्सक्राइबर की डेथ पर, सब्सक्राइबर प्लस स्पाउस की डेथ पर, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। अगर इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट, इसमें जो टैक्स बेनिफिट होते हैं वो पूरे NPS के ही NPS की ही तरह होते हैं। NPS में किन किन सेक्शन में छूट मिलती है? 80 CCD1, 80 CCD1B, 80 CCD2। तो मेनली ये दोनों सेक्शंस हमारे छूट के टैक्स डिडक्शन के लिए मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हीं दोनों, जैसे NPS में आपको बिल्कुल इनके जो टैक्स बेनिफिट है NPS के अकॉर्डिंग है। NPS में भी तो इसमें छूट, अगर NPS का आपने कोटा पूरा कर लिया है SC CCD1 का, तो फिर SC CCD1B में आपको अप टू मैक्सिमम 50,000 तक की छूट मिलती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, जितनी आपने किस्तें दी होंगी उनको जोड़ करके, ठीक है। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के साइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।